Hello students, welcome to the class today. Um, yes, we are carrying forward with this revision work of chapter 1 Nationalism in Europe. This is the only chapter which is a bit I won't say technical. आपको ये थोड़ा सा टफ इसलिए लगता है. अभी क्या है, नेक्स्ट चैप्टर इज देयर नेशनलिज्म इन इंडिया. यू डोंट फाइंड इट वेरी टफ. वाई? क्योंकि आपको गांधी जी के बारे में भी पता है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी पता है. देन यू नो अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस, यू नो अबाउट नॉन कोऑपरेशन. बट हियर certain things are there which where the concept is a bit new. थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट होने के वजह से आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, बट अदरवाइज इट्स ओके, इट्स गुड, अच्छा है. Nationalism in Europe, this is the second topic that we will be starting नहीं, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है. I have given you a brief idea in the previous video. अभी जो आपने लास्ट वीडियो देखा है उसमें I have explained it to you, but then I felt somehow कि I need to redo it. 2-3 चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको परेशान करें, जिसके लिए हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाए. गॉट इट? सो वॉट वी आर डूइंग इज कि मैं इसको फिर से एक बारी आपको बता रही हूँ. द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हाउ डिड इट स्टार्ट. देखो, अभी यहाँ पे एक चीज हियर आई वुड लाइक टू से एंड आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि कोई भी चीज अगर आपको समझनी है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड. कि हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू कॉन्सेप्ट, आखिर ऐसा क्या था? व्हाट वाज द मेजर थिंग इन दैट? हाउ डिड द नेशनलिज्म स्टार्ट? व्हाट वेयर द प्रोसेसेस इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म? सो नेशनलिज्म वॉज मेड इन यूरोप. अगर हम मिड 18th सेंचुरी यूरोप का देखें तो हमने नेशन स्टेट्स के बारे में बात किया, हमने मॉडर्न स्टेट्स के बारे में बात किया, लेकिन एग्जाम्पल दैट वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. बार बार हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे, आप भी सोचते होंगे व्हाई एवरी टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन. बार बार we are talking about French Revolution because the major revolutions in the world that had happened, they have all been inspired by the French Revolution. They all have taken inspiration from the French Revolution. French Revolution में हुआ है उसी तरीके की चीजें बहुत जगह पे हुई. Happened in other parts of the world as well. That's why it's mentioned here कि nationalism in Europe and हमने बैकग्राउंड देखो, हर जगह बैकग्राउंड एक ही होता है. अमीर गरीब का भेदभाव, हाई क्लास सोसाइटी ऑलवेज डोमिनेटिंग द लो क्लास सोसाइटी. One thing that needs to be pointed out, because I am talking about the high class society and the low class society, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? The main arises here is the domination that is based on the basis of economy. लेकिन यहाँ पे इंडिया में things are different. Yes, you can understand. हम भी डोमिनेशन को मानते हैं. वी आर ऑल्सो फॉलोइंग डोमिनेशन, वी आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग डोमिनेशन, एंड वी डू प्रैक्टिस डोमिनेशन इन द इंडियन सोसाइटी ऑल्सो. लेकिन ये कैसा डोमिनेशन है? वॉट इज दिस डोमिनेशन लाइक? दिस इज द डोमिनेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, the higher caste over the lower caste. तो
I mean, European countries are following class system, we are following caste system. ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में आया, so I was just sharing it with you. ये हमने यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा. The lead was taken later on. I mean, जहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का इफेक्ट थोड़ा खत्म हुआ. देखो, it started in 1789. अभी लास्ट ईयर का एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ. देन वी हैड अ फेज ऑफ रेन ऑफ टेरर, एक साल वाला वो जो था 1793 to 1794. मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, रिमेंबर हाउ ही वॉज डूइंग ऑल द एट्रोसिटीज. अत्याचार लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, कहीं ना कहीं पे वो रुकता है. ओके, एंड देन द कमिंग ऑफ नेपोलियन. Napoleon and his policies, accepted readily by the French people, had lot of effect not only in France but in the nearby areas also. सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ फ्रांस का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, लेकिन लेटर ऑन ये थोड़ा सा धीमा पड़ गया. अब हमको ये समझना है, बार बार अभी आगे पढ़ेंगे ना, मेटरनिक सेज व्हेन फ्रांस स्नीजेस द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि समथिंग हैज हैपेंड इन फ्रांस एंड होल ऑफ द यूरोप इज अफेक्टेड. रिमेंबर दैट स्टेटमेंट. हाँ, आगे है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. तो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड बाकी की जगह पे क्या हुआ. सो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यहाँ पे क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 टेरिटरीज, जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड. ये 3 टेरिटरीज थे. दीज वेयर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, छोटे छोटे किंगडम्स में ये डिवाइडेड थे. विच वेयर दीज किंगडम्स? द डचीज, द कैंटन्स. द रूलर्स वेयर देयर, दे हैड ऑटोनॉमस टेरिटरी. मतलब राजा जो थे, राजाओं का राज जो था, it was there in Germany, Italy and Switzerland. Okay, and छोटे छोटे kingdoms थे. There was something that was lacking, was the unity. Okay, and Eastern and Central Europe, these were under autocratic monarchies. Monarchies, राजाओं का जो राज था, the autocrats who were there, they lived, there were diverse people who were living. They were, देखो क्या हो रहा था ना, कि something missing was identity. रहते थे, kingdoms were there, they knew that they have one ruler, they were very well aware that they are staying together, speaking different languages, but then collective identity was missing. ये देख लो यहाँ पे, ये here it is mentioned, just a minute. ये collective identity, ठीक है, they are together, they are collected, ये चीज कहीं ना कहीं मिसिंग था. They were speaking different languages, अलग अलग भाषाएं तो बोल रहे थे, and they belong to, देखो, ethnic groups. Ethnic groups are those groups which have a common culture, custom and tradition. Got it? So these were the different ethnic groups which were there, and they were speaking different languages. They were belonging to ethnic groups, लेकिन collective identity was missing. Here again I would like to quote the example of India. Don't we have separate cultures, customs and traditions? But are we lacking in collective identity? No. हम इतना ज़्यादा bonded है, पता नहीं चलता है. महाराष्ट्र चले जाओ, पता नहीं चलेगा who is a Punjabi living there. Go to Punjab, you will not understand who is a Kerala person living there. Okay? We are so much bound and binded with each other. एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि अलग कर पाना, अलग आइडेंटिटी देना बहुत मुश्किल है. ओके, अलग अलग लैंग्वेजेस ये बोल रहे थे. और हमारे यहाँ अभी अगेन आई कोट द एग्जांपल ऑफ इंडिया. whenever different regions are there, whenever different principalities are there, they are divided on the basis of, एक लैंग्वेज ही होता है जिसके बेसिस पे लोग अलग अलग रहते हैं.
या जो अपने आप को अलग महसूस करते हैं। तो बस यही लैंग्वेज वाला खेल यहां पे भी था। द सेम लैंग्वेज थिंग वाज हैपनिंग हियर। कैसे हम समझेंगे इसको? वी विल बी अंडरस्टैंडिंग, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर। क्या था? व्हाट वाज द नेम? हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, एंड दे वर रूलिंग ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ऑस्ट्रिया एंड हंगरी के ऊपर दे वर रूलिंग, एंड इट वॉज अ पैच वर्क। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, इन द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द पैच वर्क। छोटे छोटे अलग अलग कलर के कपड़े हैं, उसको जोड़ के एक बड़ा सा कपड़ा बनाया गया है। पैचवर्क वाला कपड़ा भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। इट इज क्वाइट ब्यूटीफुल, ओके, एंड इट इज रियली ग्रेट टू सी। आंखों को बहुत ठंडक पहुंचती है। एल्पाइन रीजन्स वेयर देयर। अभी इसमें क्या था? पैच वर्क। अब इस पैच को समझो कि ये अलग अलग रीजन्स कौन से थे। वी आर टॉकिंग अबाउट पैच वर्क, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्मॉल एम्पायर्स विच वेयर दीज पैचेस। ये छोटे छोटे एम्पायर कहाँ के थे और कौन थे, इसको समझो। हैब्सबर्ग एम्पायर है, मुगल एम्पायर है, लेकिन मुगल एम्पायर में देयर वाज राजस्थान ऑल्सो, देयर वाज कश्मीर ऑल्सो, देयर वाज दिल्ली ऑल्सो, देयर वाज उत्तर प्रदेश ऑल्सो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हैब्सबर्ग एम्पायर में ये कौन थे? टायरॉल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड एंड बोहेमिया। एल्पाइन रीजन के ये सारे प्लेसेस थे। एल्पाइन रीजन आर दोज प्लेसेस जो पहाड़ी इलाकों पे है और काफ़ी ठंड पड़ती है वहाँ पे। आई मीन इट इज़ बेसिकली अ बिट माउंटेनियस रीजन। बोहेमिया में क्या हुआ? अरिस्टोक्रेसी वॉज जर्मन स्पीकिंग। पीपल वेर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे थे, लेकिन द रूलिंग क्लास दैट वॉज देयर, जो लोग रूल कर रहे थे, they were predominantly German speaking. वो जो लैंग्वेज बोल रहे थे that was German. Got it? Now what happened? Please see. एक तो जर्मन लैंग्वेज हो गया, ओके। सपोज हमारे यहाँ पे ही, हम फिर से अपना एग्जाम्पल दूंगी। एक तो हो गया गुजरात। दूसरा, अगर हम गुजरात से आगे जाते हैं, आगे मीन्स इफ यू गो टूवर्ड्स द साउथ, तो नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र। बिल्कुल मतलब अटैच है। सूरत से मुंबई तो आई थिंक 5-6 आवर्स का ही जर्नी है, बहुत कम टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो दिस इज हाउ पीपल वेयर अटैच टू ईच अदर, दिस इज हाउ पीपल वेयर रिलेटेड टू ईच अदर, ओके। एक तो जर्मन स्पीकिंग हो गया, दूसरा इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस देयर, ओके। क्या था? लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। अभी ये थोड़ा सा इसमें 1 मार्कर्स नोट करो दैट द लॉन्ग लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन इन बोहेमिया, जर्मन स्पीकिंग। आई मीन इन द Europe in the 18th century, the language that was spoken in the people, the aristocracy was speaking the language dash German. Italian speaking, इसके बाद the other people, the other group that was speaking different language was Italy. The Italian speaking provinces कौन से थे? Lombardy and Venetia. अभी फिर 1 markers, which were the languages spoken in Lombardy and Venetia? तो आप बताओगे Italian. Got it? Hungary. Sorry, it's not Hungary. It is Hungary. ठीक है? I'm sorry. I pronounced it incorrect. It is Hungary. ज़्यादातर लोग उसमें कौन सी भाषा बोल रहे थे? They were speaking Magyar. What was the language? They were speaking Magyar, and the other half of the population was अलग अलग languages थे, लेकिन in Hungary half of the population was speaking Magyar language. Okay. Galicia में क्या था? Galicia में the aristocracy that was there, the rulers who were there, they were speaking Polish language.
पोलैंड की भाषा, पोलैंड में, दिस इज द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन पोलैंड, एंड द लैंग्वेज इज स्पोकन इन पोलैंड इज पॉलिश. नाउ व्हाट हैपेंड, 3 डोमिनेंट ग्रुप्स वेर देयर. ओके, 3 हमने डिस्कस कर लिया, जर्मन स्पीकिंग, इटालियन स्पीकिंग एंड मैग्यार स्पीकिंग. इसके अलावा ऐसा तो नहीं था ना, ओनली दीज 3 लैंग्वेजेस वेर देयर वर अदर डोमिनेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो. और भी थे. क्या था? लाइक द पीजेंट कैटेगरी वॉज देयर. Mass of subject people, peasant people were there, and they were Bohemians and Slovaks to the north. Northern में region में there were Bohemians and the Slovaks. अभी इसको समझो, this is the north south का concept जो है, this we are talking about north and south Europe. Got it? This is how the things were changing. This is how the things were followed. तो अभी मैं आपको दिखा, I'll show you the यूरोप का मैप, because to understand this chapter you need to understand the European map. यूरोप के नॉर्थ में कौन से रीजन थे, साउथ में विच रीजन्स वेर देयर, ईस्ट वेस्ट, सारा कुछ हमको डिटेल में समझ. ठीक है, सो विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट, उसको हम धीरे धीरे करेंगे. क्रोएट्स वेर इन द साउथ, रोमांस वेर देयर इन द ईस्ट, इन ट्रांसिल्वेनिया. तो पॉलिटिकल यूनिटी समवेयर इट वाज, हाँ, पॉलिटिकली पीपल वेर नॉट वेरी यूनाइटेड. तो ये भी आपको देखना है. बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स वेर देयर इन द नॉर्थ, स्लोवीन्स वेर देयर इन द कार्नियोला, क्रोएट्स वेर देयर इन द साउथ, and Romans were there in the east, to the east in Transylvania. These are all the provinces that existed in the 18th century, 17th century Europe. 17th century Europe में all these provinces were very prominent. Got it? So this is what you need to see. इसके बाद political unity somewhere was lacking. कहीं ना कहीं पे, I told you ना, politically they were not bind with each other, and एक ही चीज़ थी, they all knew that they were members of the Habsburg Empire. उनके राजा हैं, that they are the Habsburg people, the empire. जैसे कि amongst the Mughals also. Unity was there, integrity was there, but still people had the idea कि they are somewhere attached and somewhere related to the Mughals. राजा की कड़ी, you know, the kings play a very important role in uniting the people. लोगों को एकजुट करने के लिए बहुत बड़ा रोल होता है किंग्स का. If the king is inefficient and if the king is unable to bring a collective sense amongst the people, that's the failure of the king. Got it? Now what happened? 1797 में नेपोलियन, ये कुछ डेट्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा. 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन had happened, and by 1797 look at the power of Napoleon. He invaded Italy, Napoleonic War started. 1814 से 15 के बीच में नेपोलियन का डाउनफॉल था. Dates won't be asked in the board. Let me make one thing very clear. Directly dates से question नहीं पूछते हैं. But now because lot of trends are changing, so you need to know about the dates as well. तारीखें थोड़ी बहुत तो याद करनी पड़ेगी. Okay? So Napoleon had invaded Italy. Napoleonic War had started. Napoleon's fall was there, and then there was the Vienna peace settlement. 1821 में the Greek struggle for India. I told you now,
बिकॉज अभी क्या था ना, मेटर्निक, रिमेंबर आगे मैंने पहले भी बताया है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द यूरोप कैचेस कोल्ड. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस नाउ अपराइजिंग वाज देयर. सो पीपल वेर थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग. दिस वॉज कमिंग टू द माइंड्स ऑफ द पीपल. ओके, नाउ ग्रीक स्ट्रगल स्टार्टेड इंडिपेंडेंस के लिए, एंड 1848 में यूरोप में रेवोल्यूशंस हैड स्टार्टेड. आर्टिशंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पीजेंट्स, दे ऑल रिवोल्टेड, क्योंकि 1848 से रेवोल्यूशन का जो ट्रेंड था दैट हैड इंक्रीज्ड. ओके, किस लिए था ये यहीं पे दिया हुआ है. लुक एट द एक्सप्लेनेशन दैट इज गिवन हियर. मिडिल क्लासेस वेर डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, representative government. Italians, Germans, Magyars, Poles, all this category of people were demanding for a nation state. A nation state with a fixed boundary and with a proper ruler who can look after them properly. Okay? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, then 1859 to 1870 the unification of Italy, I mean it was a long process of 11 years. 1866 to 71 unification of Germany, and 1905 में Slav nationalism gathers force in the Habsburg. मतलब the Slav people were there. Czechoslovakia जो है वहाँ के जो लोग होते हैं ना, they are called as the Slavs. So nationalism, they gathered the forces in Habsburg and the Ottoman Empire. This is how trends were changing. Now what happened? In Carniola, Croats were there in the south, and Transylvania. तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट यूरोप का जो है, इसको भी हम अभी समझेंगे. वी विल बी डूइंग इट. हाउ डिड द नेशन स्टेट इमर्ज? इतना हमने बैकग्राउंड देख लिया. लैंग्वेज के बेसिस पे द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स वेर डिवाइडेड. वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द मिडिल क्लास. अरिस्टोक्रेसी वॉज देयर, रूलर्स तो पहले से ही थे, लेकिन अभी क्या हो रहा था, मिडिल क्लास वॉज कमिंग अप ऑन अ वेरी फास्ट पेस. एंड ये कौन थे? हु वेर दिस मिडिल क्लास? सी, they were all united by a life which was रीजनल डिवीजन को हटा के ये सारे लोग एक ही तरीके की बात कर रहे थे. दे वेर द वंस हु वेर द ओनिंग द स्टेट्स. काफ़ी सारी ज़मीन जिनकी थी. ओनिंग द स्टेट मीन्स हु ओन्ड लॉट ऑफ लैंड, ओनिंग द स्टेट. एंड दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज. फ्रेंच वॉज कंसिडर्ड टू बी एरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज. मतलब जो रूलर कैटेगरी के लोग होते हैं वही फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं. इस तरह का मतलब लोगों के बीच में सच एन आइडिया वॉज प्रिवेलिंग. फैमिलीज वेर ऑल कनेक्टेड. शादियां करते थे. अरे एरिस्टोक्रेट्स हैं, राजे महाराजे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू मैरी देयर सन एंड डॉटर टू द कॉमन पीपल. उनका तरीका अलग है रहने का, खाने पीने का. तो दे विल लुक फॉर द पीपल हु कैन be of their category or be of their society. So high society people were mingling with the high society. Families, you know, were connected to the ties of marriage. Majority लेकिन क्या था, all this population that existed was from the peasant category. किसान होते थे ये. ओके, एरिस्टोक्रेट्स आर देयर. अब 100 राजा थोड़ी रहेंगे. बड़ा स्टेट है तो 2-3 हो गए. Otherwise a small state is there, तो around 2 or 3 rulers are there. तो आपस में ही इनके संबंध थे. आपस में they were tied with each other. And in eastern and central pattern of land holding was vast states were there. Holdings were there. किसके पास कितनी जमीन है, that is land holding. And it was all cultivated. लोगों के पास 1000 acre of land is there. But who will work on that? It was the farmers, it was the serf who were working on these lands. Got it? तो changes होने लग गए. Industrial production started. New industries were coming up. Trade was happening and the towns were growing and commercial classes was emerging.
तो it was all based on the production for the market. Industrialization that was beginning in England 18th century के हाफ तक what happened, industrialization process had started. मतलब अभी इन इंडस्ट्रीज में कौन काम कर रहा था? यही फार्मर्स थे. पहले गांव में काम कर रहे थे, अभी शहरों में आके काम कर रहे थे. ओके तो लेकिन फ्रांस में क्या हुआ है? फ्रांस, सम पार्ट्स ऑफ जर्मनी, ओनली इट हैपेंड इन द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी के आसपास ही ये हुआ. न्यू सोशल ग्रुप्स वेर कमिंग अप एंड द मिडिल क्लास दैट वाज देयर, उसमें ये सारे वर्किंग क्लास वाले लोग थे. इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स एंड छोटे होते कम थे ना, दे वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी. And liberal middle classes which were there, ideas of national unity was expanding. अब क्या हुआ? लोग एक दूसरे के करीब आ रहे थे. They were understanding how changes will happen और सोसाइटी में बदलाव लेके आना है. Middle class has taken the initiative. I have to show you the European map. I'll just show you the European map. Next class में we'll start with the liberal nationalism. Okay children, चलो map देख लेते हैं. Let's see the map now. So children, sorry, I told you I wanted to show you the map. So this is the map of Europe. एंड यू शुड नो अबाउट दिस मैप. इस मैप के बारे में आपको पूरी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस होल चैप्टर, I mean time and again the places that are mentioned here in the European map, कहीं ना कहीं से उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो अगर आपको मैप का आइडिया नहीं है, then you will be into trouble. So you need to have a proper idea of the map work that is mentioned here. पहला तो आप ये देखो कि this is your Europe, okay? And Europe में when we are talking about, तो हम ये कह रहे हैं this is north, south, east and west. Now what happens is कि हाँ वो when we were talking about the Habsburg Empire, तो Habsburg Empire में they were saying in the north there was Sweden, Norway, okay? In the south, just see, we were talking about Lombardy and Venetia. Let's let's see all these places that were mentioned in the South Europe. Italian is Kingdom of Two Sicilies. पहले ये देख लो. Italy, Kingdom of Two Sicilies is here. Corsica is here. Sardinia is here. Okay. Another important thing that was there is Austrian Empire. Okay. ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी. ये जो हंगेरी का नाम हम लोगों ने लिया था, तो ये दिस इज वेयर हंगेरी इज. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. इसको अगर डिटेल में नहीं समझेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा. टुवर्ड्स द वेस्ट में वी हैड स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स एंड please see that we have Denmark here, Netherlands here, Bavaria. Now this was where the German unification had happened. आगे जब मैप करेंगे ना, तो जब जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में बातें करेंगे, then we will be talking about this map. Got it? So we will be discussing about this map, the places that are mentioned here further in the unification of Germany and unification of Italy. For now, today what we have discussed is, we have discussed about
the European Empire. We have discussed about nationalism in Europe and how did the nationalism start in Europe. Who were the people who have majorly contributed in rise of nationalism in Europe. Got it? चलो अभी आगे पढ़ेंगे. Till then children, thank you so much and all the best to you.